उदयपुर, राजस्थान। रघुवंशी इंडस्ट्रीज में साहित्य इस वक्त अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था और वो बिना किसी भाव के सामने देख रहा था। देव ने उसे जो जानकारी दी थी उसे जानने के बाद वो बहुत शांत था। इस वक्त साहित्य का ध्यान पता नहीं कहाँ था कि तभी विक्रांत अंदर आया, पर साहित्य ने उसे नोटिस नहीं किया। विक्रांत साहित्य को देखकर बोला, कहाँ खो गए हो तुम? ये सुनते ही साहित्य एकदम से होश में आया और उसने विक्रांत को देखा। विक्रांत फिर से बोला, तुमसे ही बात कर रहा हूं मैं, साहित्य रघुवंशी। कहाँ खोए हुए हो? ध्यान ही नहीं है बात पर, काम पर। साहित्य गहरी सांस लेकर बोला, नथिंग, वो मैं बस कुछ ऐसे ही सोच रहा था। चाचू, कुछ काम है आपको? विक्रांत ने एक फाइल उसके सामने रखकर बोला, इस फाइल पर साइन चाहिए थे तुम्हारे। साहित्य ने बिना कुछ बोले उन पेपर्स पर साइन कर दिया और फिर दूसरी तरफ देखते हुए कुछ सोचने लगा। विक्रांत साहित्य को गौर से देखते हुए बोला, तुम ठीक नहीं लग रहे हो। What happened? Is anything serious? साहित्य फ्रस्ट्रेटेड होकर बोला, कहा ना कि कुछ नहीं हुआ चाचू। क्यों परेशान कर रहे हो? और आपको मेरी कोई फिक्र नहीं है तो फिक्र करने का नाटक मत करो। मैं अच्छे से जानता हूँ आपको, ये नाटक करने की जरूरत नहीं। ओके। विक्रांत आई रोल करते हुए बोला, ओके देन डू व्हाटएवर यू वांट। बोलकर वो फाइल उठाकर तुरंत वहां से चला गया। उसके जाते ही साहित्य खड़ा हुआ और उसने तुरंत एक सिगरेट का पैकेट निकाला और सिगरेट जलाकर इधर उधर घूमने लगा। साहित्य को अब तक किसी ने स्मोकिंग करते हुए नहीं देखा था क्योंकि वो स्मोकिंग करता नहीं था। वो स्मोकिंग तभी करता था जब वो बहुत ज्यादा परेशान, इरिटेट या फ्रस्ट्रेटेड होता था और ऐसा शायद कभी हुआ नहीं था। साहित्य खुद से बोला, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मिरांश? मेरा विश्वास तोड़ दिया तुमने। अपना छोटा भाई माना था मैंने तुम्हें, हद से ज्यादा ट्रस्ट करता था तुम पर। तुमने एक ही पल में सब कुछ खत्म कर दिया। कैसे? बोलते हुए उसने सिगरेट उठाकर वहीं एक कोने में फेंक दी। साहित्य वापस अपनी कुर्सी पर बैठा और सामने देखने लगा। उसने अपनी आंखें बंद की और आंखें बंद करते ही उसकी आंखों के सामने वो वक्त आ गया जब उसने मिरांश और अनामिका की एंगेजमेंट वाली रात को रिदम को अकेले पैलेस में जाने के लिए छोड़ दिया था। साहित्य ने एकदम से अपनी आंखें खोली और उसने गुस्से में अपना लैपटॉप उठाकर नीचे फेंक दिया। साहित्य धीरे से बोला, सब कुछ प्लान किया था मैंने। कितनी परफेक्ट प्लानिंग थी, तुमने सब खराब कर दिया मिरांश। मैं सोच रहा था कि शायद कोइंसिडेंस से किसी एक की गलती थी और वो गलती डिजाइनर की थी, लेकिन ये सब कुछ तुम्हारी प्लानिंग थी। उसके साथ साथ तुमने एक वक्त पर मेरी होने वाली बीवी के साथ एक रात बिताई। बोलते हुए उसने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। इस वक्त साहित्य की आंखों में दुनिया जहां का गुस्सा नजर आ रहा था। मुंबई, रात का वक्त। जैसे ही मिरांश अपार्टमेंट के अंदर पहुंचा, वो कॉल पर बोला, ओके अब मैं घर पहुंच चुका हूं गौतम। कल बात करते हैं और एक बार मीटिंग का देख लेना, ठीक है? बाय। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। मिरांश थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि तभी उसके कदम रुक गए। उसकी नजरें एकदम से डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गई, जहां पर रिदम आराम से टेबल पर सिर को झुकाए आंखें बंद किए बैठी हुई थी। मिरांश उसके पास जाकर बोला, प्रिंसेस। उसके बोलने पर रिदम ने धीरे से अपनी आंखें खोली और वो एकदम से उठकर बैठ गई। रिदम खड़ी होकर बोली, तुम आ गए, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। पति, मतलब एक्चुअली मैंने ना तुम्हारे लिए कुछ बनाने की कोशिश की थी। मतलब मोस्टली निधि ने किया, लेकिन मैं भी कुछ किया है। बोलकर उसने उबासी ली और फिर मिरांश को देखा। मिरांश हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, सीरियसली प्रिंसेस, निधि ने तुम्हें मना नहीं किया। तुम्हें इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। ओके। और रिदम बीच में बोली, पर मुझे करना था। वो जिद कर रही थी, लेकिन मेरी जिद के आगे उसकी जिद नहीं चलती। मतलब किसी की भी नहीं चलती है। तुम बैठो। मिरांश बिना कुछ बोले चुपचाप कुर्सी पर बैठ गया। उसकी नजर अभी भी इधर उधर थी। रिदम मुस्कुरा कर बोली, मैं अभी आई। बोलकर वो तुरंत किचन के अंदर चली गई। उसने जल्दी से अपना चेहरा धोया और एक प्लेट लेकर बाहर आई। उसने वो प्लेट मिरांश के सामने रखी और प्लेट का ढक्कन हटाकर बोली, ये मैंने बनाया है तुम्हारे लिए। उसकी बात सुन मिरांश की नजरें सीधे प्लेट में रखे हुए रसम राइस की तरफ चली गई। मिरांश हल्का सा मुस्कुराकर बोला, प्रिंसेस, तुमने बनाया है? रिदम उसके बगल में बैठते हुए बोली, पति, पूरी तरीके से तो नहीं, मतलब मोस्टली सारी चीजें निधि ने की, लेकिन राइस तो मैंने बनाई है और रसम में थोड़ी बहुत हेल्प की। मतलब 50-50 है। अब तुम टेस्ट करके बताओ कैसा है। बोलते हुए वो एक्साइटमेंट से मिरांश को देख रही थी।
उसे मिरांश के रिएक्शन का इंतजार था। मिरांश ने कुछ पल रिदम के चेहरे को देखा और फिर उसने एक बाइट ली। रिदम मुस्कुराते हुए बोली, जल्दी बताओ। मिरांश उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, अगली बार से तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, प्रिंसेस। ये सुनते ही रिदम की स्माइल एकदम से गायब हो गई। वो धीरे से बोली, मतलब अच्छा नहीं बनाया? राइस कच्ची रह गई क्या? पर मैंने तो टेस्ट किया था मतलब। मिरांश बीच में बोला, प्रिंसेस, बहुत अच्छा है, लेकिन तुम किचन में नहीं जाओगी। और इस काम के लिए नहीं। मेरे साले साहब ने तुम्हें एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट किया है पूरी लाइफ, तो वो प्रिंसेस ये सब क्यों करेगी? जिसे उसके भाई ने प्रिंसेस की तरह ट्रीट किया, जिससे मैं खुद प्रिंसेस बोलता हूँ, वो ये सब कुछ नहीं करेगी। समझ गई? रिदम कुछ पल रुककर बोली, पर प्रिंसेस अपने पति के लिए तो कर सकती है ना? इतना हक तो दे दो मुझे। मिरांश उसे देखकर बोला, तुमसे आदत नहीं है मुझे इन चीजों की। ये एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा एफर्ट्स मत करो। आदत लग जाएगी तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी। रिदम बिना एक पल गवाए बोली, कोई बात नहीं, मैं आदत डाल लूंगी। और वैसे भी हर किसी को प्यार की जरूरत होती है, हर किसी को केयर की जरूरत होती है। तो फिर मेरे पति को भी जरूरत है। अब तुम बीच में नहीं बोलोगे। उसकी बात का मिरांश ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप खा रहा था, क्योंकि भूख भी लगी थी, और दूसरी बात, रिदम ने पहली बार उसके लिए कुछ बनाया था और ये एफर्ट पहली बार उसके लिए किसी ने किया था, तो ऐसे कैसे जाने देता है? कहते हैं ना, जो चीज़ इंसान को बचपन से कभी ना मिली हो, उस चीज़ के लिए इंसान हमेशा तड़पता है। एफर्ट, प्यार, इंतजार, अटेंशन, ये वो चीजें थी जो मिरांश की जरूरत थी। एक वक्त पर उसे ये नहीं मिली, और आज जब उसे ये मिल रही थी, तो इन्हें डाइजेस्ट करने में उसे प्रॉब्लम हो रही थी, और दूसरी बात, ये उसके ऑब्सेसिवनेस को बढ़ा रही थी। थोड़ी देर बाद मिरांश ने खाना खा लिया था। वो जैसे ही खड़ा हुआ, रिदम एकदम से खड़ी होकर बोली, अच्छा सुनो, मैं वो अभी बोल ही रही थी कि तभी मिरांश ने उसे एकदम से अपनी गोद में उठा लिया। रिदम हैरानी से बोली, ये क्या तरीका है? मैं चल सकती हूँ? मिरांश आगे बढ़ते हुए बोला, पर मैं नहीं चाहता कि तुम अपने पैरों का यूज करो। रिदम मुस्कुराते हुए बोली, ओके पति, जैसे तुम्हारी मर्जी। बोलकर उसने मिरांश के कंधे पर अपना सर टीका लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। मिरांश रिदम को सीधे ऊपर बेडरूम में ले गया। उसने आराम से रिदम को बेड पर बैठाया और खुद भी उसके पास बैठ गया। रिदम कुछ बोल पाती कि तभी मिरांश बेड पर लेटा और उसने रिदम की गोद में अपना सिर रखकर अपनी आंखें बंद कर ली। रिदम धीरे से बोली, तुम थके हुए हो पति। बोलते हुए वो उसके बालों में अपनी उंगलियां चला रही थी। मिरांश ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस रिदम के पेट पर हल्की सी किस कर ली और फिर उसे अच्छे से हग कर लिया। उसके ऐसा करते ही रिदम की दिल की धड़कनें शोर करने लगी थी। फिर भी वो बस मुस्कुरा कर रह गई और मिरांश के बालों में अपनी उंगलियां चलाते हुए बालकनी से बाहर देखने लगी। थोड़ी देर बाद मिरांश अचानक से बोला, सुनो। रिदम बाहर देखते हुए बोली, सुनाओ पति। मिरांश हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, तुम्हारे मुंह से पति सुनना अच्छा लगने लगा है, जो कभी एक्सेप्ट नहीं करती थी। आज वो तुम्हारे जुबान पर है। रिदम वैसे ही बाहर देखते हुए बोली, किसी ने जादू किया है मुझ पर, और ऐसा जादू किया कि अब जादू उतरता नहीं है। तो पति को पति बोलने की आदत पड़ गई है। एक बार फिर से पूरे कमरे में शांति छा चुकी थी। थोड़ी देर बाद रिदम ने मिरांश को देखा, जो कि आराम से उसे हक किया हुआ उसी पोजीशन में सो रहा था। रिदम ने मिरांश को अच्छे से ब्लैंकेट से ढक दिया और फिर उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। अगला दिन रिदम ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी नजरें सीधे मिरांश की तरफ चली गईं, जो कि आराम से उसके बगल में लेटा हुआ अपने एक कोहनी पर गाल टिकाए उसे देख रहा था। रिदम नींद भरी आवाज में बोली, क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? और तुम उठे कब? मिरांश सार्कास्टिकली बोला, प्रिंसेस तुम भूल गई हो कि मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ, तो ऑफ कोर्स मैं जल्दी उठता हूँ। तुम्हारी तरह देर तक सोने की आदत नहीं है मेरी। रिदम एकदम बैठते हुए बोली, मैं देर तक नहीं सोई, ओके। अभी सुबह के 9 बजे बज रहे हैं, तो ठीक है ना? होंगे तुम मॉर्निंग पसंद, तो मैं कोई आफ्टरनून पसंद नहीं हूँ। बोलते हुए उसका मुंह बन गया था। मिरांश एकदम से उठा और रिदम के गाल पर किस करके बोला, तुम सुबह सुबह कितनी क्यूट लगती हो प्रिंसेस। बोलकर उसने एक बार फिर से रिदम के गाल पर किस की और फिर बेड से उठकर तुरंत वॉशरूम चला गया। उसके जाते ही रिदम ने एक बार अपने गाल पर हाथ रखा और मुस्कुरा कर बोली, मेंटल मीर। बोलकर उसने सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद रिदम ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी।
उसके एक कान पर ब्लूटूथ लगा हुआ था और वो तैयार हो रही थी। रिदम खुद को देखते हुए बोली, मैं आ रही हूँ, थोड़ी देर में बस घर से निकल ही गई। दूसरी तरफ से शीतल बोली, कैसे निकल गई तुम घर से? मुझे अच्छे से पता है कि तुम अभी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपनी शक्ल ठीक कर रही हो। रिदम एकदम से बोली, व्हाट डू यू मीन कि शक्ल ठीक कर रही हूँ? लिसन, रिदम सिसोदिया पहले से बहुत खूबसूरत है। आई एम ए रॉयल प्रिंसेस। मुझे शक्ल ठीक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी शक्ल इतनी अच्छी है कि लोग मेरे ऊपर फिसल जाएं। शीतल सार्कास्टिकली बोली, हाँ तुम मक्खन हो जो सब तुम पर फिसल जाएंगे। रिदम चिढ़ते हुए बोली, ये क्या तरीका है बेइज्जती करने का? एक तरफ मेरा पति और एक तरफ तुम। यू नो वॉट, किसी को मेरी इज्जत ही नहीं है। एक वो मेरे देर से उठने की आदत को लेकर मेरी बेइज्जती करता है, ऊपर से तुम देर से आने की आदत पर बेइज्जती करती हो। शीतल झट से बोली, प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी देर वाली हरकतें तो अपनी देर वाली हरकतों को सही करो। जल्दी उठोई तो जल्दी आ जाओगी। मेरी दोस्त हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें जॉब पर फ्री में रखूं मैं। रिदम आई रोल करते हुए बोली, बड़ी आई फ्री में रखने वाली। आ रही हूँ थोड़ी देर में, शक्ल तो आई मीन अच्छे से मेकअप तो कर लूँ। दिखना जरूरी है ना, मतलब अच्छा दिखना जरूरी है। इंटरव्यू लेना है मुझे, बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। रिदम खुद को देखकर बोली, इतनी अच्छी तो शक्ल है मेरी, डार्क सर्कल भी तो है। अब रॉ शक्ल लेकर तो नहीं घूम सकती मैं। लुक्स मैटर करता है यार, इन्हें कौन समझाए। बोलकर उसने अपने बालों को पीछे झटका और फिर अपना फोन और बैग लेकर तुरंत बेडरूम से निकल गई। रिदम जैसे ही नीचे गई, निधि उसे देखकर बोली, वाओ मीर भाई की प्रिंसेस, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। आज कुछ खास है क्या? रिदम मुस्कुरा कर बोली, इंटरव्यू है, और दूसरी बात, प्लीज मुझे इस नाम से बुलाना बंद कर दो। अगर मेरा पति, आई मीन मीर, तुम्हारा भाई है तो मैं तुम्हारी भाभी हुई। यू कैन कॉल मी भाभी, जैसे गौतम बोलता है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड मुझे भाभी बोलता है तो तुम क्यों नहीं बोल सकती? निधि धीरे से बोली, ओके ठीक है, तो इतना भड़कने की जरूरत नहीं है भाभी। खुश। रिदम राहत की सांस लेकर बोली, थैंक गॉड कि मुझे भाभी सुनने को मिला। मुझे तो लगा था कि मैं। निधि बीच में बोली, प्लीज भाभी, ऐसे रिएक्शन मत दो। मुझे लग रहा है कि मैं पता नहीं क्या कर दिया। रिदम एकदम से मुस्कुरा कर बोली, कुछ भी नहीं किया तुमने। मीर कहाँ पर है? निधि उसे देखकर बोली, वो तो चले गए जब आप ऊपर तैयार हो रही थी। वो तभी चले गए और उन्होंने मुझसे बोला था कि मैं आपको खाना खिला कर भेजूं। आपको ऐसे नहीं जाना है। रिदम मुस्कुराते हुए बोली, है, मेरे पति को मेरी कितनी फिक्र है। आई लव माई पति। बोलकर वो डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गई। निधि खुद से बोली, कांट बिलीव कि जब ये पहली बार यहाँ पर आई थी तब भाई की शक्ल भी नहीं देखी थी, और अब आई लव माई पति। सब कुछ बदल ही गया। वहीं दूसरी तरफ मिरांश की मीटिंग खत्म हो चुकी थी। आज उसकी एक इंटरनेशनल लेवल के साथ मीटिंग थी। बहुत जल्द मिरांश का इंटरनेशनल कोलैबोरेशन आने वाला था, जो कि उसका दूसरा इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होने वाला था। पहले वाले की सक्सेस इतनी बड़ी थी कि इसके बाद इसकी हाइप भी बहुत बन चुकी थी। मिरांश अभी मेलोडी रिकॉर्ड्स के बाहर पहुंचा था। वो जैसे ही अंदर गया, गौतम उसके पास आकर बोला, कैसी रही मीटिंग? मिरांश मुस्कुराकर बोला, जैसी हमेशा रहती है बैंग। बोलकर वो तुरंत अपने केबिन की तरफ बढ़ गया। मिरांश जैसे ही अपनी केबिन के पास पहुंचा, तभी पीछे से आवाज आए, कॉन्ग्रेचुलेशंस इतनी बड़ी सक्सेस के लिए। ये सुनते ही मिरांश की स्माइल एकदम से गायब हो गई। मिरांश केबिन के गेट पर खड़ा अपने सामने अनिरुद्ध को देख रहा था, जो कि हल्का सा मुस्कुराकर उसे देख रहा था। मिरांश अनिरुद्ध की तरफ देखते हुए गौतम से बोला, क्या कर रहे हैं ये यहाँ पर? गौतम धीरे से बोला, वही तो मैं आपको बताने वाला था भाई कि आपसे कोई मिलने आया है। मिरांश उसे देखकर बोला, और तुमने आने दिया? मेलोडी रिकॉर्ड्स लोगों के घूमने फिरने की जगह बन गई है, या फिर इतना इजी हो चुका है मिरांश रघुवंशी से मिलने आ जाना कि कोई कभी भी आ जाते हैं? गौतम कुछ बोलना कि तभी अनिरुद्ध मिरांश की तरफ बढ़कर बोला, उसे बोलकर कोई फायदा नहीं है। वो मुझे नहीं रोक सकता, ये बात वो भी जानता है और तुम भी जानते हो। मिरांश कुछ पल रुक कर बोला, नहीं मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ, मुझे जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बोलकर भी तुरंत अपने केबिन के अंदर चला गया। अनिरुद्ध ने एक गहरी सांस लिया, फिर गौतम को एक नज़र देखकर वो भी मिरांश के पीछे चला गया। मिरांश एकदम से अनिरुद्ध को देखकर बोला, अब आप मेरे पीछे पीछे यहाँ पर क्यों आ रहे हैं मिस्टर अनिरुद्ध राजपूत? काम नहीं है क्या आपके पास?
अनिरुद्ध कुछ पल रुक कर बोला, बात करनी है मुझे मेरी बहन के बेटे से। मिरांश सार्कास्टिकली बोला, मर गया आपकी बहन का बेटा, मातम बनाने आए हैं आप। नहीं ना तो जाए यहाँ से। अनिरुद्ध चिल्लाकर बोला, जस्ट शट अप मिरांश, बकवास नहीं सुनना मुझे तुम्हारी। मिरांश आई रोल करते हुए बोला, तो फिर मुंह उठाकर यहाँ पर आए किस लिए हैं आप। अनिरुद्ध कुछ पल रुक कर बोला, तुम्हारा बर्थडे आने वाला है और उसी के साथ मानवी की डेथ एनिवर्सरी भी है। ये सुनते ही मिरांश कुछ पल के लिए फ्रिज हो गया, लेकिन फिर उसने एकदम से अनिरुद्ध की तरफ देखा। उसके चेहरे पर बोरियत साफ नजर आ रही थी। अनिरुद्ध फिर से बोला, मैं बस तुमसे बोलने आया था कि एटलीस्ट मानवी की डेथ एनिवर्सरी के दिन कोई सीन मत क्रिएट करना, जो तुम हर साल करते हो। मिरांश कुछ पल रुक कर बोला, कमाल करते हैं मिस्टर अनिरुद्ध राजपूत, आपके पास आपका बेटा है लेकिन फिर भी आप अपनी बहन के बेटे से इतनी नफरत की मुझ पर नजर रखते हैं। अनिरुद्ध धीरे से बोला, नजर नहीं रखता लेकिन तुम पर मेरी नजर फिर भी रहती है। न्यूज़ में रहते हो, तुम समझ में आता है। हर साल एक ही दिन जो तुम ड्रामा करते हो ना, वो तुम्हारे फैंस भी नोटिस करते हैं, तुम्हारे हेटर्स भी नोटिस करते हैं। मिरांश मुस्कुराते हुए बोला, अच्छी बात है कि लोग नोटिस करें, और रही बात कोई सीन क्रिएट करने की तो मेरी मर्जी, मैं करूं या ना करूं। उद्धरण चिन्ह, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, क्यों अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने प्रॉब्लम अपनी जेब में रखकर दफा हो सकते हैं। बोलकर उसने बाहर जाने का इशारा किया और तुरंत अपनी चेयर पर बैठ गया। अनिरुद्ध कुछ पल रुककर बोला, एटलीस्ट मानवी तुमसे बेटर थी, बदतमीज तो नहीं थी। मिरांश अपने डायरी खोलते हुए बोला, हो गया, लिसन मिस्टर अनिरुद्ध राजपूत। बोलकर उसने एकदम से अनिरुद्ध को देखा और फिर कुछ पल रुककर बोला, आपकी बहन की डेथ एनिवर्सरी से मुझे कोई लेना देना नहीं है और 1 मिनट की मुझे कोई लेना देना नहीं है, अब आप जा सकते हैं। अनिरुद्ध बिना किसी भाव के बोला, इस साल अगर तुमने कुछ भी किया तो तुम्हें अनिरुद्ध राजपूत का गुस्सा झेलना पड़ेगा, और दिस इज माई प्रॉमिस। बोलकर वो तुरंत वहां से निकल गया। उसके जाते गौतम अंदर आकर बोला, आई एम सॉरी भाई। मिरांश बीच में बोला, गौतम अगर अगली बार कोई भी ऐसे मुंह उठाकर मेलोडी रिकॉर्ड्स के अंदर आने की कोशिश करे तो उसे धक्के मारकर बाहर फेंक दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन होगा। बोलते हुए मिरांश की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। गौतम गहरी सांस लेकर बोला, भाई प्लीज पहले तो आप शांत हो जाओ। मिरांश गुस्से में बोला, शांत हो जाऊं? सीरियसली, जिस इंसान को मैं अपनी आंखों के सामने नहीं देखना चाहता, अगर वो इंसान आकर मुझे फालतू के लेक्चर देंगे तो मैं शांत नहीं हो सकता। यू नो वॉट, अच्छा मूड था मेरा, सुबह से खुश था मैं, कल रात से खुश था मैं, लेकिन नहीं, लोगों से मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। बोलकर उसने अपनी नोटपैड एक तरफ किया और तुरंत चेयर से उठकर बाहर चला गया। गौतम खुद से बोल, कहाँ फंस गया मैं, क्या करूं अब, कैसे मनाऊं मीर भाई को। भाभी, हाँ इन्हें भाभी हैंडल कर सकती है, सॉरी भाई पर मुझे भाभी की हेल्प लेनी पड़ेगी। बोलकर उसने सीधे रिदम को कॉल लगा दिया। वही रिदम जो इस वक्त अपना इंटरव्यू सेशन से फ्री हुई थी। आज उसने एक डांसर का इंटरव्यू लिया था जो कि बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, और अब जाकर कि वो फ्री हुई थी, वो काफ़ी थकी हुई थी। रिदम जैसे ही अपने केबिन पहुंची तभी उसका फ़ोन बज। गौतम को कॉल देखकर उसने कॉल पिक कर लिया। गौतम जल्दी से बोला, भाभी आई नीड योर हेल्प। रिदम कन्फ्यूजन से बोली, हेल्प वॉट हैपन, सब ठीक है? गौतम कुछ सोचते हुए बोला, भाभी वो एक्चुअली मीर भाई जैसे ही मेलोडी रिकॉर्ड्स पहुंचे यहाँ पर मिस्टर अनिरुद्ध राजपूत आ गए। रिदम हैरानी से बोली, वॉट? अनिरुद्ध अंकल वहाँ पर, मीर कहाँ पर है? गौतम कुछ सोचते हुए बोला, भाभी वो मुझे पता कि वो कहाँ पर हो सकते हैं, मैं आपको एड्रेस मैसेज करता हूँ, प्लीज़ वहाँ पर जाकर भाई को शांत करें, वो बहुत गुस्से में है। गौतम की बात सुनते ही रिदाम ने जल्दी से कॉल कट किया और वो तुरंत वहां से निकल गई। जाते वक्त उसने शीतल को एक मैसेज ड्रॉप कर दिया था। गाड़ी में बैठते ही रिदम का फ़ोन बज। उसने देखा कि गौतम ने उसे एक लोकेशन भेजी थी और वो लोकेशन एक बार की थी। रिदम खुद से बोली, ये लड़का इस वक्त बार में, सीरियसली अगर किसी मीडिया वाले ने या फिर किसी ने भी उसकी वीडियो बना ली ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बोलकर उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। थोड़ी देर बाद वो गौतम की दी हुई लोकेशन के बाहर थी। रिदम जल्दी से गाड़ी से उतरकर अंदर गई। उसने अपनी नज़र चारों तरफ घुमाई पर मिरांश उसे कहीं भी नहीं दिख रहा था। वो मिरांश को ढूंढते हुए सीधे वीआईपी एरिया में पहुंची। वहां पर सबके लिए पर्सनलाइज्ड बार थे। मिरांश अपने बार एरिया में था जहां पर उसके लिए सोफा लगा हुआ था और पूरा सेटअप था। अंशु स्टॉल पर बैठा एक बोतल लिए आराम से ड्रिंक कर रहा था। तभी रिदम उसके पास जाकर बोली, व्हाट द हेल आर यू डूइंग पति? ये सुनते मिरांश की नज़रें एकदम से रिदम की तरफ चली गई।
उसने अपनी बोतल रखी और खड़ा होकर बोला, "What are you doing here, princess? यहाँ कैसे पहुंची तुम?" रिदम उसे देखते हुए बोली, "ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। पहले क्वेश्चन मैंने किया है तो पहले जवाब मुझे चाहिए। वो अभी बोल रही थी कि तभी मिरांश ने उसे एकदम से कमर से पकड़कर घुमाते हुए वही बार काउंटर से लगा दिया और उसके चेहरे पर झुककर गौर से उसे देखने लगा। मिरांश धीरे से बोला, "यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है प्रिंसेस, वापस जाओ।" रिदम गहरी सांस लेकर बोली, "तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, सुन लिया?" बोलते हुए वो उसकी आंखों में देख रही थी। मिरांश उसके सर से अपना सर जोड़ते हुए बोला, "जाना पड़ेगा, ऐसे कैसे नहीं जाओगी? तुम्हें स्मेल नहीं आ रही?" रिदम धीरे से बोली, "आ रही है तो स्मेल के चक्कर में अपने पति को छोड़ दूं? मैं नहीं जा रही छोड़कर।" मिरांश गहरी सांस लेकर बोला, "प्रिंसेस घर जाने के लिए बोल रहा हूँ, नहीं तो अपने न्यूज हाउस जॉब पर यहाँ से जाओ।" रिदम एकदम से उसके गाल पर हाथ रखकर बोली, "आई लव यू पति। इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊँ, वो भी तब जब तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्या करोगे? अकेले रहकर शराब पियोगे, खुद को परेशान करोगे और अगर किसी ने तुम्हें यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें प्रॉब्लम में।" मिरांश ने कुछ पल उसकी आंखों में देखा और वो एकदम से पीछे हटकर वही सोफे पर बैठ गया। रिदम ने एक गहरी सांस ली क्योंकि सच में उसे वो शराब की स्मेल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो बहुत स्ट्रांग मेल थी और रिदम इस लेवल की ड्रिंकिंग नहीं करती थी तो उसे ये इसमें भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। रिदम वही मिरांश के पास बैठी और उससे बोली, "कोई एक इंसान आएगा, तुमसे कुछ बोलेगा तो तुम परेशान होकर अपनी मेंटल पीस की धज्जियां उड़ा दोगे पति।" मिरांश सामने देखते हुए बोला, "तुम नहीं समझोगी प्रिंसेस, और तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है।" रिदम उसका हाथ पकड़कर बोली, "पर मुझे समझना है। आई एम योर वाइफ है ना, तुम्हारी प्रिंसेस हूँ मैं, तो मुझे जानने का हक है कि मेरा मीर क्या चीज़ हैंडल कर रहा है।" मिरांश उसे देखकर बोला, "बहुत कुछ वो चीज़ है जो तुम कभी नहीं समझोगी। वो चीज़ है जो मैं तुम्हें समझा नहीं सकता। पागल लगता हूँ ना मैं तुम्हें? तो पागल ही सही।" रिदम अचानक से बोली, "तुम्हें पता है तुम कभी कभी ऐसी बातें करते हो ना, मुझे लगता है कि तुम सच में पागल हो। तुम बोलो ना कि पागल लगते हो तो छोड़ दो, मैं तुम्हें पागल ही सही तो ठीक है, रहो पागल, तुम्हारे साथ में भी पागल हो जाती हूँ फिर।" मिरांश बीच में ही बोला, "तुम पागल नहीं होगी प्रिंसेस, क्योंकि तुम मेरे पागलपन का इलाज हो।" रिदम मुस्कुराते हुए बोली, "तो अपने इलाज से कुछ छुपाते नहीं है, अगर पूरी बात नहीं बतानी तो इतना बता दो कि तुम ठीक हो या नहीं।" मिरांश कुछ पल रुककर बोला, "ठीक हूँ मैं।" बोलकर उसने एकदम से रिदम को खींचकर अपने सीने से लगा लिया। उसके ऐसा करते रिदम ने एक गहरी सांस ली और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। मिरांश उसके बालों में अपनी उंगलियां चलते हुए बोला, "एक्चुअली अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गई प्रिंसेस। अगर नहीं आती तो फिर से मैं किसी न किसी को हर्ट कर देता हूँ। वो इंसान प्रॉब्लम में पड़ जाता है।" रिदम मुस्कुराते हुए बोली, "कोई बात नहीं, थैंक्स गौतम को करना क्योंकि उसकी वजह से मैं यहाँ पर आई।" मिरांश धीरे से बोला, "और उसकी वजह से वो अनिरुद्ध राजपूत मेरे मेलोडी रिकॉर्ड्स तक पहुंच गए।" रिदम सर उठाकर मिरांश को देखकर बोली, "तुम गुस्से में तो और भी हैंडसम लगते हो।" ये सुनते मिरांश ने एकदम से उसे अजीब नजरों से देखा। रिदम फिर से बोली, "तुम्हें पता है जब भी मैं तुम्हारे कॉन्सर्ट सोशल मीडिया पर देखे थे ना, हमेशा सोचती थी कि जब तुम्हें हक करूंगी तो तुम्हारी मसल्स कैसी होगी, तुम खुद कैसे फील होगे, आई मीन बस ऐसी वैसी चीज सोचती थी मैं।" मिरांश धीरे से बोल, "यू आर परवर्ट प्रिंसेस।" रिदम झट से बोली, "तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैं तुमसे अपनी फीलिंग बता रही हूँ, तुम्हें मेरी फीलिंग की कदर ही नहीं है। तुम जल्लाद हो। नहीं जल्लाद नहीं, तुम जल्लाद के भी शहंशाह हो नहीं, मतलब तुम बुरे हो। तुम्हें अपनी बीवी के इमोशन की कदर ही नहीं है।" मिरांश ने कुछ पल रिदम को देखा और फिर उसे एकदम से हंसी आ गई। रिदम हैरानी से उसे देखने लगी, वही मिरांश उसे देखकर लगातार हंसे जा रहा था। रिदम ने जल्दी से अपना फोन निकालकर मिरांश की एक फोटो ले ली। तभी मिरांश हंसते हुए बोला, "व्हाट द हेल आर यू डूइंग प्रिंसेस? सीरियसली जल्लाद शहंशाह, दिमाग खराब हो गया है?" रिदम बहुत प्यार से मिरांश को देख रही थी। रिदम धीरे से बोली, "हाँ तो कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाते हैं।" बोलते हुए वो अभी भी मिरांश को देख रही थी। तभी मिरांश एकदम से रुककर बोला, "आई लव यू प्रिंसेस।" बोलकर उसने एकदम से रिदम को अपने सीने से लगा लिया। वहीं दूसरी तरफ उदयपुर में रघुवंशी पैलेस, साहित्य आज ऑफिस से जल्दी घर आ चुका था और आज अनामिका वर्क फ्रॉम होम कर रही थी, बट उसने अभी तक साहित्य को देखा नहीं था। अनामिका जैसे बेडरूम से निकलकर बाहर पहुंची,
तभी एक मेड उसके पास आकर बोली, मैम साहित्य सर स्टडी रूम में है, तो मुझे आपको ये बोलना था कि। अनामिका बीच में बोली, स्टडी रूम में वो कब आया बताया भी नहीं। बोलकर वो तुरंत स्टडी रूम की तरफ चली गई। अनामिका जैसी साहित्य की स्टडी रूम के पास पहुंची तभी अंदर से उसे साहित्य के चिल्लाने की आवाज आई। वही साहित्य अंदर गुस्से में कॉल पर बोला, मुझे नहीं पता, जो करना है करो, जैसे करना है करो, बार बार छोटी छोटी प्रॉब्लम लेकर मेरे पास नहीं आओगे तुम, और अगर इतनी प्रॉब्लम है तो रिजाइन कर, 2 दफा हो जा मेरी कंपनी से। और वो अभी बोल नहीं रहा था कि तभी अनामिका तुरंत अंदर आई। साहित्य की नज़र जैसे अनामिका पर गई वो एकदम से शांत हो गया। अनामिका हैरानी से बोली, तुम चिल्ला रही हो? सच में? बोलते हुए उसकी आवाज में हैरानी साफ नजर आ रही थी, क्योंकि उसने कभी भी साहित्य को ऐसे चिल्लाते नहीं देखा था। साहित्य कॉल पर बोला, हैंडल करो सब। बोलकर उसने कॉल कट करके अपना फोन सोफे पर फेंक दिया। तभी अनामिका उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, क्या हुआ? ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? और तुम आए तो मुझे बताया क्यों नहीं? मैं। साहित्य बीच में बोला, अनामिका मैं तुम पर अपनी फ्रस्ट्रेशन नहीं निकालना चाहता, प्लीज थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। अनामिका कुछ पल रुक कर बोली, अकेला नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। लिसन मिस्टर साहित्य रघुवंशी, यू आर माई हस्बैंड, ओके? मेरा पूरा हक है जानने का कि आखिर बात क्या है। जब तुम सबके सामने मेरे लिए स्टैंड ले सकते हो तो मेरा भी तो हक है ना कि मैं जानूं व्हाट इज द मैटर। साहित्य एकदम से अनामिका को कंधों से पकड़ कर बोला, क्या हुआ अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि आज तक मैं जिस पर बहुत विश्वास करता था उस इंसान ने मेरा विश्वास तोड़ दिया? क्या हो अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि आज ऐसा लग रहा है कि मैं सबसे बड़ा बेवकूफ़ हूँ, जो ऐसे इंसान पर विश्वास करता था जिसके खिलाफ पूरा खानदान था, लेकिन उसके लिए मैं हमेशा खड़ा रहा। अनामिका धीरे से बोली, मिरांज की बात कर रहे हो तुम? ये सुनते ही साहित्य ने एकदम से उसे छोड़ दिया और वो तुरंत वहां से चला गया। अनामिका बस उसे जाते देखती रह गई।